हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। हम पढ़ रहे थे हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से हमने 3.1 अध्याय हमारा पूरा कर लिया था और 3.2 के हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हमारे आगे के जो भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं हमारे जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए, जिस प्रकार हमने 3.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिए थे उनमें हमने बीजगणितीय जो समीकरण बनाए थे, मतलब जो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाई थी, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास जो समस्याएं दी हुई हैं क्वेश्चन में उनका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो चलिए बगैर किसी देरी के हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आपकी दोनों कंडीशन निकल कर आ जाएंगी। एक कंडीशन निकल कर आएगी यहाँ से कि दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दे रहा है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक कंडीशन हमारी यहाँ से निकल आएगी। तो इसको हम हल करते हैं। हमारे पास यहाँ ना तो हमें पहली संख्या पता है ना ही दूसरी संख्या पता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे हमारी बराबर y। तो पहली संख्या हमारी x मान ली हमने, दूसरी संख्या हमारी y मान ली। तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारी स्थिति जो पहली है उसको देख लेते हैं। हमारी स्थिति पहली क्या है? स्थिति फर्स्ट हमारी ये कहती है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, मतलब हमारा x और y का जो अंतर होगा वो कितना जाएगा 26 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब स्थिति सेकंड क्या कहती है? स्थिति दूसरी हमारी ये कहती है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो, किसी भी एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर कर दो। मान के चलो हमारा जो x है, हमारी जो दूसरी संख्या y है, उसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ से हमारी क्या निकल कर आ गई? ये जो वाली इक्वेशन है वो हमारी समीकरण नंबर 2 निकल कर आ गई। अब देखिए, इससे पहले हमने जो प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना पड़ता था। अब यहाँ पर हमारा जो समीकरण 2 बना है डायरेक्टली वो x के फॉर्म में बना है, मतलब यहाँ से हमें डायरेक्टली x का मान निकल कर आ रहा है कि x की जगह हम कितना रख सकते हैं? 3y रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हमारे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है भाई? x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है? 26। x की जगह रखना है हमको 3y माइनस का y इक्वल्स टू में कितना जाएगा? 26। 3y में से 1y यदि माइनस होगा तो हमारे पास कितने y बचेंगे? 2y बचेंगे। तो 2y बराबर कितना जाएगा? 26। यहाँ से हमको चाहिए किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो 2 को हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 26 अपॉन में 2 और y का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6, मतलब y का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया? 13 निकल कर आ गया। अब ये जो y का मान 13 आया है इसको हम समीकरण हमारे 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या था? x बराबर हमारे पास था 3y। अब चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही y का मान निकाला है तो y का मान हमारे पास कितना निकल कर आया? 13। तो y की जगह हम कितना रख दें? 13 रख दें। तो x बराबर 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा 13। तो x बराबर 13 तिया क्या होता है? 39 होता है। तो हमारा x का मान कितना निकल कर आ गया? 39 निकल कर आ गया। मतलब हमने जो पहली संख्या x मानी थी उसका मान 39 आ गया और दूसरी संख्या जो y मानी थी उसका मान क्या आ गया? 13 आ गया। अतः हम लिखेंगे, अतः पहली संख्या जो कि हमने क्या मानी थी? x मानी थी, बराबर हमारे पास 39 है, तथा दूसरी संख्या हमने y बराबर क्या माना था? जो हमने मतलब दूसरी संख्या y मानी थी उसकी जगह हमारा क्या आ गया? आंसर 13 आ गया।
13 है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमारी पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या हमारी जो है 13 है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि हमारे संपूरक कोण क्या होते हैं और पूरक कोण क्या होते हैं, क्योंकि इस बात को यदि आप आसानी से समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए संपूरक कोण और एक आता है पूरक कोण। देखिए संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं यदि किन्हीं दो कोणों का योग हमारा कितना आ जाए 180 अंश निकल कर आ जाए तो हम उनको कहते हैं संपूरक कोण। जैसे कि हमारे पास कोण ए और कोण बी है, और जैसे हमने परिभाषा में बताया आपको कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, हमारे पास 180 अंश होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कोण ए और कोण बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। यदि इन दोनों का योग 180 अंश होता है तो हम कोण ए और कोण बी को कौन से कोण कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। आप तो इतना याद रखें, दो कोणों का योग यदि 180 होता है तो वो हमारे संपूरक कोण होते हैं। अब पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, जितना योग होना चाहिए 90 अंश। कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। मान के चले हमारे पास कोई एंगल क्या था, सी था, और कोई एंगल हमारे पास क्या था, डी था। इन दोनों का यदि सम कितना आ जाए 90 डिग्री निकल कर आ जाए तो हम कह देंगे हमारे कोण सी और जो कोण डी है वो दोनों ही क्या है, हमारे पूरक कोण है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके बेसिस पर ये जो हमारा संपूरक कोण है इसके बेस पर हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। हमारे पास दोनों में से कोई सा भी कोण नहीं है तो हम दोनों कोण को मान लेंगे, एक छोटा कोण मान लेंगे और एक बड़ा कोण मान लेंगे। तो हल करेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर हमने कितना मान लिया x डिग्री, तथा छोटा कोण बराबर हमने क्या मान लिया, हमारा y डिग्री मान लिया। तो प्रश्नानुसार जब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे तो स्थिति फर्स्ट हमारी क्या बनेगी, यहाँ से स्थिति फर्स्ट। देखिए सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़े कोण और छोटे कोण में कितने का अंतर है, 18 डिग्री का अंतर है। तो हम ऐसा कंडीशन बना सकते हैं x माइनस वाई बराबर हमारा पहला जो कंडीशन निकल कर आएगी वो हो जाएगी 18 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए स्थिति दूसरी क्या कह रही है, अब बात चल रही है किसकी, हमारी संपूरक कोणों की। जब बात संपूरक कोणों की चल रही है तो हमारे जो दो कोण है, एक छोटा कोण जो हमारा x है और एक बड़ा कोण हमारा जो y है, इन दोनों का ही योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमारी दूसरी जो समीकरण निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हमारा 180 डिग्री। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। क्यों बना, क्योंकि संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब यहां से किसी भी एक समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि जब हल करेंगे तो x या y का मान निकालेंगे। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि में हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x माइनस का y बराबर हमारे पास है 18 डिग्री। यदि हमें यहाँ से x का मान चाहिए तो y के उस साइड हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 18 डिग्री प्लस क्या आ गया y। तो ये हमारा एक नाम दे दें समीकरण नंबर, इसको हम 3 नाम दे देते हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गई, हमारे x की वैल्यू निकल कर आ गई है। इस x के मान को हमें हमारी समीकरण नंबर 2 में हमें क्या रखना है, प्रतिस्थापित करना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हमारा जो समीकरण 2 था वो क्या था, वो था x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अच्छा, अभी हमने जो x का मान निकाला था वो क्या निकल कर आया था, वो हमारे पास निकल कर आया था 18 डिग्री प्लस y। तो अब x की जगह हमें क्या रखना है, 18 डिग्री प्लस y रखना है। तो x की जगह रख देते हैं हम 18 डिग्री प्लस y, और हमारे एक y प्लस में है बराबर हमारा क्या जाएगा, 180 अंश निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 18 डिग्री यहाँ पर प्लस में है, इसको हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं और एक y और एक y आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने y हो जाएंगे, 2 y हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री।
अब देखिए 2y बराबर, यहाँ से हम 180 में जब 18 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ हमारा 7 में से गया 6 बचेगा, और यहाँ हमारा 1 बचा। अब y का मान चाहिए हमें, तो y का मान चाहिए तो 2 का हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 162/2। अब 2 का भाग लगा देंगे तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, मतलब 81 डिग्री निकल कर आ गया। हमारा जो छोटा कोण था जिसको हमने बाय माना था वो कितना निकल कर आ गया, 81 डिग्री निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमने 3 बनाया था उसमें y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर जो 3 था वो था x बराबर 18 डिग्री प्लस y। अब x बराबर 18 डिग्री रहेगा और y हमारा कितना निकल कर आ गया, 81 डिग्री निकल कर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 81 डिग्री लिख देंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 8 और 1 9, और 8 और 1 9, मतलब x का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 99 डिग्री निकल कर आ गया। अतः हमारा आंसर हो जाएगा, अतः दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x बराबर हमारा कितना है, 99 डिग्री है, तथा छोटा कोण y बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 81 डिग्री निकल कर आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इससे सरल विधि एक और होती है जिसमें हमको ज़्यादा इतना मतलब लिखना नहीं पड़ता, वो हमारी विलोपन है, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में 3.3 में है। तो फिलहाल अभी हमारे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रश्नावली 3.1 का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसके जैसा है। उसमें पेंसिल और पेन दिया था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बल्ले और गेंदें आ गई हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो एक साथ का जो मूल्य है वो दे रखा है कितना है, 3800 रुपये है, और 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो एकत्रित मूल्य है वो कितना दे रखा है, 1750 रुपये है। इस क्वेश्चन में हमें एक बल्ले और एक गेंद की अलग से हमारी जो कीमत है वो नहीं दी है, तो हम वही मानेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, हमारा x रुपये मान लेते हैं, तथा एक गेंद का मूल्य हम कितना लेट कर लें, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं हम 12 रुपये। एक गेंद का मूल्य बराबर हमने मान लिया कितने रुपए, 12 रुपये। अब देखिए उसने पहली कंडीशन में कितने बल्ले खरीदे थे, प्रश्नानुसार पहले उसने खरीदे थे हमारे 7 बल्ले, ठीक है भैया 7 बल्ले। फिर कितनी गेंदें खरीदी उसने, 6 गेंदें खरीदी। तो इन 7 बल्ले और 6 गेंदों का जब मूल्य था वो कितने रुपए था हमारे पास, वो निकल कर आया था हमारे पास 3800 रुपये। ठीक है, अब 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7x रुपये। एक गेंद की कीमत हमारे पास 12 रुपये है, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 6y रुपये। और इनका जो प्राइस का सम आएगा, कीमत का या मूल्य का जो योग आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास 3800 रुपये निकल कर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है वो, कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। तो फिर कितने बल्ले खरीदे उसने, 3 बल्ले खरीदे, और कितनी गेंदें खरीदी, 5 गेंद खरीदी। तो 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो कुल मूल्य था वो हमारे पास कितना था, रुपये 1750। एक बल्ले का जो कीमत है हमारे पास x रुपये है, तो 3 बल्ले की कीमत हमारे पास हो जाएगी 3x रुपये। एक गेंद की कीमत हमारे पास 12 रुपये है, तो 5 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 5 बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1750। ये हमारी समीकरण नंबर बन जाएगा 2। देखिए इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस वाली कंडीशन को, जैसे कि हमारे पास जो एक टॉफ़ी की कीमत मान के चलो कितनी रुपए है, मान के चलो 2 रुपये है, तो 4 टॉफ़ी की कीमत क्या होगी, हम 2 का गुणा किस में कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 8 रुपये निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि एक बल्ले की कीमत इतनी है तो 7 बल्ले की कीमत क्या होगी। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं हमारी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। और प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों ही समीकरण में से किसी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और उसको हमारे दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं,
एक्स का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम जब करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3x प्लस 5y बराबर कितना जाएगा, 1750 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो इस 5y को उस साइड पहुँचाना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 1750। ठीक है, माइनस का हमारा हो जाएगा 5y। अब यदि हमें सिर्फ x का मान चाहिए यहाँ से, तो इस x को और पक्षांतर करना पड़ेगा। जब x को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी x बराबर 1750 माइनस का 5/, अपोन में क्या आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो समीकरण बना है, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अब ये जो समीकरण नंबर 3 बना है, इस समीकरण नंबर 3 से हमारा जो समीकरण नंबर 1 था, उसमें हम x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है हमारा 7x प्लस 6y बराबर कितना, 3800। 7x प्लस 6y बराबर हमारे पास है 3800, और x का मान अभी हमने निकाला 1750 माइनस का 5y/3, तो 7 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब देखिए x की जगह में कितना रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा 1750 माइनस का 5y, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और प्लस का 6y ऑलरेडी है, तो 6y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3800। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है, और फिर 7 का मल्टीप्लाई हमें 5y के साथ भी करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई हम किसके, 1750 के साथ करेंगे। देखिए जब 7 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा 7 पन्ना 35 की 5 कैरी आ जाएगा 3। 7 7 हमारा होता है 49, और 49 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 52। अब यहाँ से कैरी आया हमारे पास 5, और 7 1 7, और 7 5 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 पन्ने 35, और बट्टे में कितना चल रहा है अपना, 3 चल रहा है, प्लस 7 में क्या चल रहा है, 6y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3800 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमारा एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 12250 माइनस का 35y। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अब 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और जितनी बार गया उसका गुणा हम कितने करेंगे, किस में करेंगे, 6 में करेंगे। तो 6 तिया हमारा कितना हो जाएगा, 18, और साथ में क्या जाएगा y बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 3800। अब इस 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में था, इधर आ जाएगा गुणा में, तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन निकल कर आ जाएगी 12250 माइनस का, एक काम करते हैं, इनको अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 35y माइनस का है और प्लस का 18y है, तो घटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, और 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 17y। अब इस 3 का जब इस गुणा करेंगे इधर, तो 3 का 0 में 0, फिर 3 का 0 में 0, 3 का 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा, कैरी आया 2, 3 तिया 9 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 11400 आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा देखिए यहाँ पर हमारा 12250 है। अब ये हमारा प्लस में है, जब इसको हम इस साइड पहुंचाएंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है माइनस का 17y बराबर 11400, और इधर माइनस का आ जाएगा हमारा कितना, 12250। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, मतलब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास माइनस का कितना जाएगा, 850 निकल कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन आपस में कट जाएंगे। y का मान चाहिए हमें, तो 850 में हम किसका भाग लगा देंगे, 17 का भाग लगा देंगे, क्योंकि इधर 17 हमारा गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो y का मान निकल कर आ जाएगा 17 के टेबल से, जो 85 वो 5 बार में आता है, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 50 रुपये निकल कर आ गया। अब ये जो y का मान निकला है, इसको हमारे समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर
हमारा समीकरण नंबर 3 था x बराबर 1750 माइनस का 5/, में कितना था 3। और अभी हमने हमारा जो y का मान निकाला था वो कितना निकाला था, y का मान 50 निकाला था। तो अब y के मान को यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1750 माइनस का 5। अब इनटू में कितना जाएगा, y का मान 50 आ जाएगा और बट्टे में कितना जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा निकलेगा 1750। अब 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 में 25 होता है, तो यहाँ पर 250 हो जाएगा। अपोन में कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 1750 में से जब हम 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से 5 गया, 0 बचा। अब यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ पर हमारा कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर x में 3 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 1500 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास निकल कर जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15। मतलब x का जो मान निकल कर आया वो हमारे पास कितना निकल कर आया, 500 रुपये निकल कर आया। और हमने माना क्या था कि हमारा जो एक बल्ले की कीमत थी वो x रुपये थी और जो एक बॉल की कीमत थी वो कितनी थी हमारी, 12 रुपये थी। तो हम लिखेंगे अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपये तथा एक बॉल की कीमत, यह हमने जो गेंद मानी थी, बाय बराबर हमारी कितनी आ गई हमारी निकल कर, वो हमारे पास निकल कर आ गई 50 रुपये है। तो ये हमारे इस जो क्वेश्चन में समस्या दी थी उसका हमारा क्या हो गया, हल हो गया कि हमारा जो बल्ला है वो 500 रुपये का है और हमारी जो एक बॉल है वो हमारी कितने रुपये की है, 50 रुपये की है। इसी प्रकार हमको हमारे आगे के क्वेश्चन सोल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए ये ऐसा कहना चाहते हैं कि यदि आप एक निश्चित किलोमीटर तक जाओगे तो उसके लिए जो किराया है वो क्या है, निश्चित है। लेकिन जैसे ही निश्चित किलोमीटर से आप एक भी किलोमीटर ज़्यादा जाओगे तो उसके लिए अतिरिक्त जो भाड़ा है वो उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा 105 रुपये दे रखा है और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये दे रखा है। तो हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त जो भाड़ा है वो ज्ञात करना है। और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी हमको बताना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हल हम पहले तो मान लेते हैं, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना रुपए है, x रुपये है। टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितने रुपए हमारा, x रुपये है तथा अतिरिक्त जो भाड़ा है वो हमारा हमने कितना मान लिया, 12 रुपये मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार हमारी जो स्थिति पहली है, स्थिति हमारी फर्स्ट है, वो क्या है, वो ये बन रही है कि देखो जब टैक्सी की जो भी मतलब यात्रा करने वाला यात्री होगा पहले तो वो नियत दूरी तय करेगा। तो नियत दूरी तय करेगा तो मानो चलो पहले x किलोमीटर तय करेगा, उसके बाद में उसने 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया 105 रुपये। तो x किलोमीटर उसकी नियत दूरी हो जाएगी इसलिए उसने भाड़ा दिया। अब बाद में चल रहा है वो 10 किलोमीटर दूरी, अब 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है लेकिन उसके लिए उसने जो अतिरिक्त भाड़ा दिया वो कितने रुपये दिया होगा, 12 रुपये दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा उस यात्रा के लिए जो नियत भाड़ा था वो x रुपये था और अतिरिक्त भाड़ा 10 गुना कितना हो जाएगा हमारा बाय, जो कि कुल हमें कितना दे रखा है, 105 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट निकल कर आ गई कि हमारा ये पहला समीकरण होगा। स्थिति 2 देख लेते हैं, हमारी स्थिति 2 क्या बनेगी। स्थिति 2 यहाँ से बनेगी, देखो 15 किलोमीटर क्या चल रहा है वो दूरी तय कर रहा है और 155 रुपये कुल दे रहा है। तो यहाँ पर भी वो x तो नियत दूरी के लिए भाड़ा देगा और 15 किलोमीटर जो चल रहा है उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा किस में देगा, 15 गुणा y में देगा। तो कुल भाड़ा हमारे पास निकल कर आ रहा है 155 रुपये। यहाँ से ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब हम यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से
एक्स का मान निकाल लें समीकरण 1 से। चलो एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या निकल कर आएगा हमारा एक्स प्लस 10y बराबर हमारे पास है कितना 105 है। तो यहाँ से x का मान निकालना है तो इस 10y को उस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा, तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 105 माइनस का 10y। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकल कर आ चुका है, तो इस x के मान को हम हमारे समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमारा यहाँ पर जो समीकरण 2 था वो क्या था, वो हमारे पास था x प्लस 15y बराबर 155। x प्लस 15y बराबर हमारे पास कितना था 155 था। और अभी हमने जो x का मान निकाला था वो कितना निकाला था, वो है हमारे पास 105 माइनस का 10y। 105 माइनस का 10y। तो देखिए यहाँ पर जब हम x की जगह रखेंगे 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर हमारे पास क्या जाएगा 155 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y ही आपस में घट जाएंगे, लेकिन साइन का आएगा क्या, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो 5y बराबर हमारे पास बचेगा 155। अब इस 105 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो 5/155 माइनस का 105, तो 5y इक्वल्स टू बचा 155 में से जब 105 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 50। y का मान निकालना है तो 5 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 10। मतलब हमारा जो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा y हमने जो माना था वो कितने रुपये आ गया, 22 रुपये आ गया। अब y का मान रख देते हैं हम समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर हमारे पास था यहाँ पर 105 माइनस का 10y, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस का 10 गुणा 10, क्योंकि y का मान कितना आया 10 आया। तो x बराबर 105 माइनस का कितना आ जाएगा 100, तो x का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास 5। इसका मतलब है हुआ हमारा जो अतिरिक्त भाड़ा था वो y बराबर 10 रुपये था और जो नियत भाड़ा था वो कितना आ गया, x बराबर 5 रुपये आ गया। तो हम हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था कि यदि कोई यात्री 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो उसको अतिरिक्त कितना भाड़ा देना पड़ेगा, उस कंडीशन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा जो कि हमने x माना था वो कितने रुपए है, 5 रुपये है। अतिरिक्त जो हमने कितना माना था, अतिरिक्त भाड़ा बाय जो कि हमने माना था बाय, तो वो हमारा कितना आया 10 रुपये आ गया। तो अब हमें जो निकालना है कि यदि कोई यात्री 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो उसके लिए जो भाड़ा होगा वह क्या होगा, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कुल भाड़ा क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा x प्लस 25y। अब x का मान कितना आया 5, 25, y का मान कितना आया 10। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5 प्लस 250, मतलब हमारे पास 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो भाड़ा है वो 255 रुपये है। कितना रुपये है, 255 रुपये है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर आ गए कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वह 5 रुपये है और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो जो बाय है वो हमारा 10 रुपये है, और 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो कुल देय भाड़ा है वो 255 रुपये है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हमारी कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भिन्न होती क्या है। देखिए कोई भी भिन्न वह होती है जब मतलब वह अंश और हर ये जब दोनों अनुपात में होते हैं ना, मतलब दो संख्याएं जब अनुपात में होती हैं तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इस प्रकार से जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है तो वह हमारी जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। हमको उस भिन्न को ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे हल माना कि
अंश बराबर हमारा क्या है, x है, तथा हर बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। जब अंश हमारा x है और हर हमारा y है, तो इसलिए हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा x बटे y। प्रश्न अनुसार स्थिति फर्स्ट क्या है यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि यदि हमारे अंश में भी हम कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, और हमारे हर में भी हम कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी बन जाती है, 9/11 बन जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिया गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 11 का गुणा इस वाले के साथ हो जाएगा और 9 का गुणा हम इसके साथ कर देंगे। तो जब 11 का गुणा x + 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 11x + का 22 बराबर 9y प्लस का हमारे पास कितना जाएगा, 18। चर वाले पद एक साइड कर लेते हैं और अचर वाले पद एक साइड कर लेते हैं। तो 9y को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू, इधर हमारा प्लस का 18 है और 22 इधर प्लस का इस साइड आ जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 11x माइनस का 9y बराबर, देखिए प्लस के 18 में से माइनस का y जब माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल करके आ गया, समीकरण नंबर 1 निकल कर आ गया। अब हमारी स्थिति 2 क्या है वो देख लेते हैं। वो ये बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। स्थिति 2, अंश में भी 3 जोड़ रहा है और हर में भी कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें फिर से अब क्या करना पड़ेगा, त्रिया गुणा करना पड़ेगा। जब त्रिया गुणा करेंगे तो 6 का गुणा x + 3 के साथ हो जाएगा और 5 का गुणा y + 3 के साथ हो जाएगा। तो 6 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, x + 3 के साथ, और 5 का गुणा हो जाएगा हमारे पास y + 3 के साथ। तो 6 का जब अंदर गुणा करेंगे तो x के साथ 6x हो जाएगा, 3 के साथ हमारा 18 हो जाएगा। 5 का गुणा जब y के साथ करेंगे तो 5y आ जाएगा और 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो x और y को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम x y को एक साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल बचेगा 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18, मतलब यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब हमारे जो समीकरण 1 है ये और ये हमारा जो समीकरण 2 है, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से हम क्या करते हैं, हमारे या तो x का मान निकाल लेते हैं या तो y का मान निकाल लेते हैं और फिर किसी भी एक समीकरण में उस मान को हम रख देंगे। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 से ही हम किसी का मान निकाल लेते हैं, या तो x का या तो y का। समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है 6x माइनस का 5y बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है। तो देखिए यहाँ से जब हम हमारे x का मान निकालेंगे तो इस -5y को उस साइड पक्षांतर करेंगे। जब माइनस के 5y को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6x बराबर माइनस का 3 और क्या जाएगा, प्लस का 5y आ गया। अब x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो 6 को भी इस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 6 इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा। अब इधर देखिए प्लस वाली संख्याओं को अपन आगे रख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस का 3 अपॉन में कितना जाएगा, 6। ये हमारा आ गया कितना, समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब इस समीकरण 3 में जो हमने x का मान निकाला है इसको हम हमारे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो कि हमारे पास है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या था, वो था 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। और अभी हमने x का मान निकाला था, वो है हमारे पास 5y माइनस का 3 अपॉन में क्या जाएगा, 6। अब यहाँ से हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11x की जगह आ जाएगा हमारा 5y माइनस का 3 अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस का हमारे पास 9y है बराबर में हमारे पास कितना, माइनस का 4 है। तो देखिए 11 का गुणा 5y के साथ भी होगा और 11 का गुणा 3 के साथ भी होगा। तो 11 का गुणा जब 5y के साथ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11 पंजे 55y और 3 के साथ होगा तो 11 तिया 33 और यहाँ पर माइनस का 9y है और यहाँ पर इसके अपॉन में क्या था, 6 है बराबर हमारा चल रहा है माइनस का 4। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, मतलब हर समान है। तो यहाँ पर बस आ जाएगा जैसा का तैसा 55y माइनस का 33।
ठीक है। अब माइनस का साइन आ जाएगा। अब 1 का भाग जब 6 में लगाएं 6 बार आ जाएगा। 6 का गुणा हम करेंगे 9 में, तो 6 का गुणा हम जब 9 में करते हैं तो 6 नमा होता है हमारा 54। कितना निकल कर आ जाएगा 54y बराबर हमारा जाएगा माइनस का 4। ये 6 भाग में है, 6 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ है 55y माइनस का 33 माइनस का 54y बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 24। अब देखिए 55y में से 54y जाएंगे तो हमारे पास केवल बचेगा y माइनस का 33 बराबर हमारे पास बचा माइनस का 24। अब यहाँ पर देखिए यदि हम इस 33 को साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का 24 प्लस का 33। तो माइनस का 24 प्लस का 33 आपस में घट जाएगा, तो यहाँ से y का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना 9, क्योंकि प्लस की संख्या हमारे पास बड़ी है। अब हमारे पास जो y का मान आ गया है इसको हम उठाकर रख देंगे हमारे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में जब y का मान रखेंगे तो देखिए लिखेंगे समीकरण 3 से, हमारा समीकरण 3 था हमारे पास x बराबर 5y माइनस का 3 बटे में क्या आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर 5 है और y का मान कितना है हमारे पास 9, तो इंटू में 9 माइनस का हमारे पास 3 और अपॉन में क्या जाएगा 6। तो x बराबर आ जाएगा 5 का गुणा हम 9 में पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस का 3 बटे में जाएगा 6। x बराबर 45 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 42 बटे 6। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से जो x का मान निकल कर आ जाएगा 6 सत्ते 42, मतलब x बराबर हमारा निकल कर के आ गया 7 निकल कर आ गया। जब हमारा x 7 आ गया तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी वह भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न हमारी क्या थी x बटे y, और x का मान हमारे पास कितना निकल कर आया 7 और y का मान हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। तो हमारी भिन्न क्या आ गई 7 बटे 9। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। पहले तो मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके जो पुत्र की आयु मान ली हमने, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पर हो जाएगी हमारी कितनी y वर्ष। तो अब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, देखिए स्थिति यहाँ पर फर्स्ट क्या होगी, पहला ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद हमें जैकब की आयु निकालनी होगी और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु निकालनी होगी। तो स्थिति फर्स्ट में लिखेंगे 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी हमारी, अभी x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x में 5 जुड़ जाएगा तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। तो देखो हमने 5 वर्ष बाद उसकी आयु निकाली x प्लस 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु निकाली y प्लस 5 वर्ष। अब पहली कंडीशन बोल रही है कि जो 5 वर्ष बाद है जैकब की जो आयु है, अतः हम लिखेंगे जैकब की आयु 5 वर्ष बाद हमारी क्या थी x प्लस 5 है, ठीक है। ये हमारी जैकब की आयु हो गई, वो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब उसके पुत्र की आयु कितनी है हमारे पास, उसके पुत्र की आयु है y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जो इसकी आयु है वो इसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से हम समीकरण बना लेते हैं। x प्लस 5, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y आ जाएगा, 5 में करेंगे तो 3 5 बना जाएगा 15। अब एक काम करते हैं, y वाले को इधर ले आते हैं तो x माइनस का 3y बराबर हमारे पास आ जाएगा 15। 5 इस साइड आया तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो x माइनस का 3y ओवरऑल हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब देखिए स्थिति सेकंड क्या कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो स्थिति सेकंड बना लेते हैं हमारी। स्थिति सेकंड, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु
5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में जब x है तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो x में से 5 घटा देंगे, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु, क्या हो जाएगी हमारी, जो बाय मानी थी उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे तो आ जाएगी बाय माइनस 5 वर्ष। अतः अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी x माइनस 5 थी, वो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है। उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर अब इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस का 5 बराबर 7 का गुणा जब y में होगा तो 7y और 5 में होगा तो हमारे पास आ जाएगा 35। 7y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 7y, माइनस का 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का 35 और प्लस का 5 हो जाएगा। तो इधर बचा x माइनस का 7y बराबर हमारे पास निकल कर आ गया कितना, माइनस का 30 निकल कर आ गया। ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते थे, किसी भी एक समीकरण से किसी का मान निकाल लेते थे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 है। तो x का जब मान निकालेंगे तो माइनस के 7y को साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 30 प्लस का 7y। तो इसको हम लिख सकते हैं 7y माइनस का 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो समीकरण 3 में x का मान आया है इसको हम उठाकर रख देते हैं हमारे समीकरण नंबर 1 में, जो कि हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और अभी हमने जो x का मान निकाला है वो हमारे x बराबर है हमारे पास 7y माइनस का 30। 7y माइनस का 30। अब x की जगह रख देते हैं 7y माइनस का 30। तो 7y माइनस का 30 माइनस का 3y बराबर हमारे पास क्या जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 7y में से 3y जाएंगे तो कितने y बचेंगे हमारे पास, 4y बचेंगे बराबर 10। माइनस का 30 इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। तो 4y बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। y का मान निकालने के लिए 4 को साइड पक्षांतर कर देंगे, 4 के पहाड़े से काटेंगे 10 बार कट जाएगा तो हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा 10। तो देखिए y का मान हमारे पास 10 आ गया है। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 7y माइनस का 30, y का मान आया 10 तो x बराबर 7, y किया जाएगा 10 और माइनस का 30। तो x बराबर 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 माइनस का 30। तो x बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 40। मतलब उसके पिता की जो वर्तमान आयु, मतलब जो जैकब है उसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष आ गई और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष आ गई, 10 वर्ष आ गई। तो हम आंसर लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की जो समस्याएं थी उनको हमने किस प्रकार रेखिक समीकरण में बदला और रेखिक समीकरण में परिवर्तित करने के बाद हमने उन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आसानी से हल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।